हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो देखो, ये जो चैप्टर है आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोलों की संख्या क्या होती है, एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, और हम इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। 5 नियम हैं, वो अपनी बुक में दिए हुए हैं। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। अब देखो, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें स्टार्टिंग में जो दो टॉपिक दिए हुए हैं वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। फर्स्ट है रसायन विज्ञान का विकास और सेकंड टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व। मतलब फर्स्ट टॉपिक में आपको ये बताया हुआ है कि रसायन विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, कब, कौन से सन में हुआ। तो ये सारा इसमें जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, कौन कौन से इसमें साइंटिस्ट आए, उन सब का मतलब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको पढ़ना है। वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसमें अच्छे से एक बार रीडिंग लगा लेना। सेकंड आपके टॉपिक दिया हुआ है रसायन विज्ञान का महत्व। तो देखो, रसायन विज्ञान का महत्व है, ये भी आपको खुद को पढ़ना है। इसमें आपको क्या बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा एक बार इसको डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, इसमें आपको ये बताया हुआ है कि रसायन जो विज्ञान है, अपनी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, कौन कौन सी जगह हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे देखो, हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सभी जगह पे हम केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। अब देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में आप केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान है उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब हम जितनी भी जो दवाइयाँ लेते हैं, जितनी भी जो मेडिसिन्स होती है, वो सारी रसायनों से बनी होती है। मतलब कुछ ना कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, इनमें रसायन प्रेजेंट होते हैं, उनसे मिलकर ही दवाई बनती है। तो इस प्रकार से हम कह देते हैं कि रसायन विज्ञान का चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कृषि के क्षेत्र में। तो अब देखो, कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से करते हैं हम। खेत में जो फसल उगती है, तो कई बार हम देखते हैं कि जो फसलें होती है वो खराब हो जाती है। तो फसलों में जो दवाई का छिड़काव करते हैं, या फिर जिसे हम कहें पीड़कनाशी, तो जो ये दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, तो ये दवाई भी किससे बनती है, विभिन्न प्रकार के रसायनों से मिलकर ही जो है दवाई बनती है। तो इस प्रकार से रसायन का केमिस्ट्री में भी, मतलब चिकित्सा कृषि के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे हम बात करें कि हम जो डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हम साबुन, डिटर्जेंट, सर्फ ये यूज़ में लेते हैं, तो ये सब भी रसायनों से मिलकर ही बने होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी बुक में केमिस्ट्री का जो महत्व है उसको दिया हुआ है, समझाया हुआ है। तो आप वहाँ से इसको खुद रीडिंग कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हम पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, द्रव्य का वर्गीकरण क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम, मोल, मोलरता, नॉर्मलता, विलयन, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो चलो, अब हम अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और अपना मेन टॉपिक क्या है, द्रव्य। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए। सभी स्टूडेंट साथ में नोट्स बनाते जाएंगे, तो सबको हेडिंग लगानी है द्रव्य। द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं, मैटर। तो आपको मैटर भी याद रखना है, द्रव्य भी याद रखना है और पदार्थ भी याद रखना है कि द्रव्य और पदार्थ एक ही होता है। चलो देखो, अब हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई है द्रव्य या फिर पदार्थ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पदार्थ क्या होता है, द्रव्य हम किसे कहते हैं। तो देखो, हमारा जो ये ब्रह्मांड है या ये पृथ्वी है, वहाँ पे कोई भी वस्तु जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरती है।
तो उस वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। पदार्थ क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो, उस वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं। एक बार हम डेफिनेशन लिख लें, फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो देखो द्रव्य क्या होता है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे आसपास, या तो आप लिख लो हमारे आसपास या फिर ब्रह्मांड में स्थित वह वस्तु, हमारे आसपास या ब्रह्मांड में स्थित वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो या कोई द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है। कौन घेरेगा स्थान, वस्तु। उसे ही द्रव्य कहते हैं। उस वस्तु को ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। किस वस्तु को, जो वस्तु स्थान घेर रही है, जिसका कि कोई द्रव्यमान है, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य या फिर पदार्थ। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, पदार्थ के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो हमारे आसपास स्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे चौक ले लो आप, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, पुस्तक ले लो, बैग ले लो, बुक, बैग, वायु, एयर या फिर हवा जिसे हम कहते हैं। तो ये सब वस्तुएं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, टेबल, कुर्सी, ये सभी वस्तुएं क्या होती है कि इनका कोई द्रव्यमान होता है, ये स्थान घेरती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ये क्या हो गए, पदार्थ के एग्जाम्पल हो गए। देखो हम इसे और आगे डिटेल से समझते हैं। अब देखो मैंने बताया कि हमारे आसपास या ब्रह्मांड में स्थित वह वस्तु जो स्थान घेरती है। कोई वस्तु स्थान घेरती है तो मतलब उसका क्या होगा, आयतन होगा। तो आयतन क्या होता है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, जितना एरिया कवर करती है, वो क्या होता है, उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब जैसे आयतन को एक एग्जांपल से समझो कि जैसे मान लो मैंने एक चौक ले लिया। क्या है ये, एक चौक है। इसको मैंने यहाँ पे इस जगह रख दिया, तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है, कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रही है। तो जो ये स्थान घेर रही है, ये वाला स्थान इसने कवर किया है, तो ये जो स्थान घेर रही है, ये स्थान ही इसका क्या कहलाएगा, आयतन। तो पदार्थ का आयतन होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये क्या हो गई आपके पदार्थ की परिभाषा। अब देखो पदार्थ है वो स्थान घेर रहा है, तो उसका क्या होगा, आयतन होगा। अब देखो यहाँ पे आयतन वर्ड भी आया है और द्रव्यमान वर्ड भी आया है। आयतन की भी हमने बात करी है और द्रव्यमान की भी बात करी है। तो जहाँ पे आयतन और द्रव्यमान ये दोनों शब्द आए हैं, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ वस्तु का घनत्व भी होगा, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे द्रव्यमान शब्द भी आया है और आयतन शब्द भी आया है, मतलब इसका कुछ ना कुछ किसका, वस्तु का घनत्व भी होगा। जैसे आपको पता होगा घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ये क्या होता है आपके घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व का सूत्र। तो मतलब पदार्थ का घनत्व भी होता है, द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। तो
हम देखते हैं प्रत्येक जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जब मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि परमाणु क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी है पदार्थ की, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है और पदार्थ का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। या पदार्थ की मूल अवस्थाएं, मूल अवस्थाएं लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखो हम यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो आप सभी को पता होगा कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की, 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। मूल अवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अवस्थाएं, मूल अवस्थाएं एक ही बात है। 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है, ठोस जिसे हम कहते हैं सॉलिड। सेकंड जो अवस्था होती है वो होती है द्रव अवस्था या फिर लिक्विड जिसे हम कहें। थर्ड होती है गैस अवस्था जिसे हम गैस ही कहेंगे इंग्लिश में। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखो बेटा अब हम एक एक अवस्था को स्टडी करेंगे, हम इसमें तुलना भी देखेंगे साथ में। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था से कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था में कण या फिर पदार्थ होते हैं, उनका अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो देखो ठोस अवस्था जो होती है इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास स्थित होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कणों की व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। क्यों होते हैं पास पास में स्थित, क्योंकि ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं, ये कण होते हैं या अणु होते हैं, इनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है। अब देखो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, हम एक बार इसको समझ लेते हैं। तो देखो बेटा अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, अंतर आणविक मतलब अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, 2 अणु हैं उनके बीच में जो बल लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। तो यहाँ पे जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है, आपस में ज़्यादा बल है तो अणु एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित करेंगे और एक दूसरे के पास पास में आएंगे, पास पास में स्थित होंगे। तो देखो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ठोस अवस्था में कण या फिर आप कह सकते हैं अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। ये तो हमने बात कर ली पास पास स्थित होते हैं। अब क्यों स्थित होते हैं, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास पास स्थित होने का कारण, क्यों स्थित होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में कणों के बीच में या फिर अणु आप कह सकते हैं, पदार्थ आप कह सकते हैं, कणों के बीच में पाया जाने वाला
अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण का जो मान होता है वो ज़्यादा होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण से अणु कैसे होते हैं, पास पास स्थित होते हैं। आप भी साथ साथ में अपनी नोटबुक में इसको नोट करते जाएंगे, ऐसे ही सेम क्लासिफिकेशन के रूप में। देखो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को लेकर इन तीनों के मध्य में डिफरेंस भी साथ साथ में देख रहे हैं। तो देखो ठोस के बाद आती है अपनी द्रव अवस्था। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है कि ठोस अवस्था में कण होते हैं वो पास पास में स्थित होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण जो बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम पाया जाता है। तो बल कम होगा तो अणु कैसे होंगे आपस में, कण कैसे स्थित होंगे, ठोस अवस्था की अपेक्षा थोड़े दूर दूर स्थित होंगे, ठोसों की तुलना में थोड़े दूर स्थित होते हैं, इस प्रकार से स्थित होते हैं। इसका कारण क्या है कि द्रव अवस्था में जो कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है, ठोसों की तुलना में कम होता है। इसलिए इनका जो व्यवस्था होती है, जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो थोड़े द्रव ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं द्रव अवस्था में। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द्रव में या फिर द्रवों में अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। इसलिए कण लिख सकते हैं आप, अणु लिख सकते हैं, ठोस की अपेक्षा या ठोस की तुलना में लिख सकते हैं आप, अपेक्षा लिख सकते हैं, अपेक्षा का मतलब भी तुलना ही होता है, थोड़े दूर स्थित होते हैं। अब देखो द्रव के बाद आते हैं हम गैस अवस्था में। तो गैस अवस्था में क्या होता है, गैसीय अवस्था में जो कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। पहले ठोस में ज़्यादा था, द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, गैस में बहुत ही कम होता है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल कम होगा तो अणु कैसे होंगे, बहुत दूर दूर स्थित होंगे। तो अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है, आप लिख सकते हैं, गैसों में अणु बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। क्यों स्थित होते हैं, क्योंकि गैसीय अवस्था जो होती है, गैसों में पदार्थ के बीच, अणु के बीच या कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। कारण लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कारण क्या होता है, कणों के बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसलिए गैसीय अवस्था में कणों की जो व्यवस्था होती है वो कण कैसे पाए जाते हैं, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट की बात कर ली। चलिए अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेकंड।
सेकंड पॉइंट लेते हैं हम आयतन। किसकी बात करते हैं हम? आयतन की। आयतन अभी अभी मैंने आपको बताया था जब हमने पदार्थ को डिस्कस किया था कि आयतन क्या होता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है तो उसका घेरा गया जो स्थान है, एरिया है, वो क्या कहलाता है? आयतन होता है। तो देखो, ठोसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ठोसों का आयतन निश्चित होता है। उसी प्रकार से जो द्रव होते हैं इनका भी आयतन निश्चित होता है। द्रव भी स्थान घेरती है। द्रव को हम किसी भी पात्र में डालेंगे तो वह भी कुछ ना कुछ एरिया कवर करती है। तो इसलिए द्रव का जो आयतन होता है वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। उसके बाद आते हैं हम गैसीय अवस्था में। तो देखो, गैसों का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर, जो कि हम लेते हैं आकार। तो देखो, ठोस अवस्था में कणों का आकार निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। कणों, पदार्थ कह सकते हैं आप, का आकार ठोस अवस्था में निश्चित होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं द्रव अवस्था में, कि द्रव अवस्था में कणों का आकार जो होता है वो कैसा होता है। तो देखिए बेटा, द्रव अवस्था में कणों का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि द्रव को हम जिस भी पात्र में डालेंगे उसी का यह आकार ले लेता है। जैसे एक द्रव है, इसको मैंने, ये कोई छोटा सा पात्र है, इसमें डाल दिया तो ये इसका आकार ले लेगा। जैसे कोई इससे बड़ा पात्र है, इसमें डाला तो ये इसमें इसका भी आकार ले लेगा। मतलब द्रव को हम जिस भी पात्र में डालते हैं उसी पात्र के अकॉर्डिंग ये अपनी शेप ले लेता है, अपना आकार ले लेता है। इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। यहाँ पे आप ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं अनिश्चित क्यों होता है, इसका कारण लिख सकते हैं आप समझने के लिए। क्योंकि द्रव को जिस भी पात्र में डाला जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ग्लास में डालोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा। जैसे कोई पानी की टंकी है उसमें डालोगे, बड़ा पात्र ले लो, तो हम जिस भी पात्र में डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये अपना आकार ले लेता है। इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद आती है अपने गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में भी कणों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। गैस को भी हम किसी भी पात्र में भर सकते हैं तो इसका भी आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। उदाहरण की हम बात करते हैं तो ठोस अवस्था के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो देखो, पेन, पेंसिल, चॉक, डस्टर, टेबल, कुर्सी।
ये सब क्या है, ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। उसके बाद आती है अपनी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, तरल जो वस्तुएं होती हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं, वो सब किस में आते हैं, द्रव अवस्था में। सभी तरल पदार्थ, जिसे आप एग्जाम्पल ले लो, ऑयल, वाटर, तेल, जल, सोडा वाटर, ये सब क्या है, लिक्विड हैं, तरल हैं, इसलिए कौन सी अवस्था में आते हैं, ये द्रव अवस्था में। थर्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं गैसीय अवस्था के। तो हीलियम गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, CO2 गैस होती है, O2 गैस होती है। तो ये सब क्या है, गैसीय अवस्था के एग्जाम्पल। तो देखो हमने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसको डिस्कस कर लिया। तो कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की, मूल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। हमने इनके बीच में अंतर भी कर लिया, एक एक पॉइंट लेकर हमने इसको अच्छे से समझ लिया। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि आता है अपने अवस्था परिवर्तन। ये जो हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी है, ये किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अवस्था परिवर्तन की। तो अब टॉपिक डालते हैं नेक्स्ट, अवस्था परिवर्तन। देखिए बेटा, अवस्थाएं जो होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे पास में। तो ये अवस्थाएं किस प्रकार से एक दूसरे में परिवर्तित होती है, ये अब हमको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले तीनों अवस्थाओं को लिख लेते हैं। 3 कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 हमारे पास अवस्थाएं होती है। अब हम देखेंगे कि ये अवस्थाएं होती है वो एक दूसरे में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, अवस्था परिवर्तन। अवस्थाओं का परिवर्तन, एक दूसरी अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था से, कि ठोस को जब हम गर्म करेंगे या फिर हम इसको हीट देंगे तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और जब द्रव अवस्था को किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो, जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस भी होती है, मतलब इसकी उल्टी जो है, उल्टी प्रक्रिया भी यहाँ पे चलती है। अभी हमने क्या किया, इसको गर्म किया है तो एक दूसरे में अवस्थाएं परिवर्तित हो गई। अब देखते हैं हम इसको जब ठंडा करेंगे तो अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जब गैसों को ठंडा किया जाता है तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और जब द्रवों को ठंडा किया जाता है तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो हम गर्म और ठंडा करने पर अवस्थाओं में परिवर्तन यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो, ठोस को जब गर्म किया जाता है और वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ विधियां होती हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम एक बार इसका नाम लिख लेते हैं सबका, कौन कौन सी विधियों के द्वारा इनको परिवर्तित किया जाता है। तो देखो, ठोस को जब गर्म करने पर द्रव अवस्था में जब ये परिवर्तित होती है तो इसको हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं इसको, गलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द्रव को जब गर्म किया जाता है तो यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को, इस विधि को क्या कहते हैं हम, वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन। उसके बाद गर्म कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, ठंडा करके एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित करेंगे। तो देखो, गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। उसका टेम्परेचर, जब हम गर्म कर रहे हैं मतलब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। अब हम ठंडा करेंगे
मतलब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, लो टेम्परेचर कर रहे हैं। तो गैसों को जब ठंडा किया जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम एक नाम देते हैं। वो क्या नाम है? संघनन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, द्रव को जब ठंडा किया जाता है तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं हिमन। क्या कहते हैं हम? हिमन, फ्रीजिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अब देखो, ये जो 4 अवस्थाएं होती हैं, इनके अलावा हमारे पास एक अवस्था और आती है और वह अवस्था क्या है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो, उनको जब हम गर्म करते हैं, क्या कर रहे हैं? हम गर्म कर रहे हैं। तो ठोस पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे हम 5 विधियों को डिस्कस करेंगे, 5 विधियाँ हम पढ़ेंगे। 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हो गई गलन, सेकंड हो गई वाष्पन, थर्ड हो गई संघनन, फोर्थ हो गई हिमन और फिफ्थ हो गई अपने ऊर्ध्वपातन। तो आपको सेम इसी प्रकार से अवस्था परिवर्तन का जो ये डायग्राम है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में दिखाना है। आपसे पूछा जाता है तो, और जब आपसे अलग अलग पूछा जाता है, जैसे गलन क्या होता है, संघनन क्या होता है, तो आप अलग से टॉपिक डालकर उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम देख रहे हैं अवस्था परिवर्तन। अब हम एक एक प्रक्रिया की यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, उसको समझते हैं विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गलन क्या होता है। तो देखो, गलन क्या होता है? जब किसी ठोस को ताप दिया जाता है या फिर गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो वह कौन पदार्थ जो हमने लिया है, तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है गर्म करने पर। तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस का द्रव में बदलना, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। ठोस का द्रव में बदलना ही गलन कहलाता है। या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठोस है, इसको हमने गर्म किया तो ये किस में परिवर्तित हो गया? द्रव में। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे? गलन। देखो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होता है
बर्फ का जल में बदलना। बर्फ होती है, उसको आप बाहर रख दो या फिर उसको आप गर्म करो, तो जैसे ही हम उसको हीट देंगे, उष्मा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगी, जल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, गलन का, बर्फ का जल में परिवर्तित होना। तो हमने फर्स्ट ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गलन, उसको डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वाष्पन की। वाष्पन क्या होता है, इवेपोरेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो वाष्पन क्या होता है, द्रव को ताप देने पर द्रव का गैस में परिवर्तन होना, या फिर आप लिख सकते हैं ताप देने पर द्रव का गैस में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वाष्पन। या फिर आप लिख सकते हैं जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव का गैस में ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन। तो सभी को समझ में आ रहा होगा वाष्पन क्या होता है, गलन क्या होता है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमारे पास कोई एक द्रव है, उसको हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या होता है, उसका गैस में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझे, जल है, उसको हम जब गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो द्रव वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आप इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, और करके, ताप देने पर द्रव का गैस में परिवर्तन। ताप देने पर द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जल का भाप में बदलना, या फिर आप इसको पूरा लिख सकते हैं कि जल को जब गर्म किया जाता है तो वह वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वाष्पन का। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जल को जब आपने ताप दिया, इसको टेम्परेचर बढ़ाया, इसको गर्म किया, तो ये किस में परिवर्तन हो गया, गैस में। जल कैसा था, द्रव। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो गई, द्रव अवस्था से जल किस में परिवर्तित हो गया, गैसीय अवस्था में। या फिर आप इसे कह सकते हैं भाप। हम जनरली कहते हैं कि पानी भाप बन के उड़ गया, तो इसका मतलब यही है कि जैसे उसको टेम्परेचर देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो हमने दो विधियों की बात कर ली। नेक्स्ट हम थर्ड विधि पर आते हैं, जो कि है हिमन। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीजिंग क्या होती है कि जब कोई द्रव है, उसका ताप कम कर रहे हैं हम, उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जब किसी द्रव का ताप कम करते हैं तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। या फिर हम कहें कि द्रव को जब
ठंडा किया जाता है तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हिमन या फिर फ्रीजिंग। तो देखो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं कि जब किसी द्रव का ताप कम किया जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं किसी द्रव का ताप कम करने पर, ताप कम कर रहे हैं मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। ताप कम करने पर वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। द्रव किस में परिवर्तित हो गया? ठोस में। तो यह प्रक्रिया हिमन कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमन। आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हिमन का, कि जो जल होती है उसको ठंडा कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, तो किस में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ में। तो जल क्या था? द्रव। बर्फ क्या होती है? ठोस। तो देखो यहाँ पे द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसको हमने क्या नाम दिया है? हिमन। तो समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? विद एग्जाम्पल में यहाँ पे सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघनन की। संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन जिसे हम कहते हैं। तो संघनन क्या होता है? गैसों को जब ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने पर गैसें किस में बदल जाती है? द्रव में। तो गैसों को ठंडा करने पर उनका द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, गैसों को ठंडा करने पर गैसों का हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो गैसों को ठंडा करने पर उसका, किसका? गैसों का द्रव में बदलना। आप एरो करके भी समझा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ठोस है, ये ठोस है, इसको हमने गर्म किया तो द्रव में बदल गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं गैस, और उसको हमने ठंडा किया तो किस में परिवर्तित हो गई? द्रव में। तो गैसों का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, गैस है, ये कोई गैस ले ली हमने, इसको हमने क्या किया है? ठंडा किया है। ठंडा करने पर यह द्रव में परिवर्तित हो रही है। तो ये क्या कहलाती है? ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संघनन। चलिए अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। संघनन का एग्जाम्पल क्या होता है? भाप का जल में बदलना। भाप का जल में बदलना, ये क्या है? संघनन का एग्जाम्पल। तो हमने 4 विधियां अब तक डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारी एक लास्ट विधि और बची हुई है, और वह क्या है? ऊर्ध्वपातन। फिफ्थ नंबर की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है। ऊर्ध्वपातन हम किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं कि ठोसों को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठोस है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? गैसीय अवस्था में या फिर गैस में। तो ठोस
सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसकी डेफिनेशन लिख लें, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होगी, ठोसों को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है ठोसों का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे नौसादर, नेफ्थलीन की गोली होती है। हम देखते हैं हमारे जो कपड़े होते हैं, हमारे घरों में जो कपड़े होते हैं उनमें हम कपूर के जो वाइट कलर की गोलियां रखते हैं। तो अब देखो आज जैसे आपने गोली रख दी तो कुछ दिन के बाद वह गोली गायब हो जाती है। तो यही ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होता है कि वह क्या हो गई, गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो गई, गैस बन के वहां से वह उड़ गई। तो नौसादर, नेफ्थलीन की गोली, कपूर की गोली जिसे आप कहते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन के। नौसादर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमने बात कर ली अवस्था परिवर्तन की कि अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, उसको और किन किन पदार्थों में वर्गीकृत किया गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।